नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस चीज की जिससे ये पूरी दुनिया हर एक चीज बनी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एटम की। और आज हम इसकी कहानी को समझेंगे बिल्कुल शुरू से। तो तैयार हो जाइए एक कमाल के सफर के लिए। ये सवाल तो शायद हम सब ने कभी ना कभी सोचा ही है ना, कि आखिर ये दुनिया, ये सब कुछ बना किस चीज से है। ये एक बहुत ही सिंपल सा सवाल लगता है, पर यही वो सवाल है जो हमें पदार्थ के दिल में, उसके सबसे छोटे हिस्से की हैरान कर देने वाली दुनिया में ले जाएगा। और वो सबसे छोटा हिस्सा, उसे हम कहते हैं एटम, यानी परमाणु। और इसकी परिभाषा क्या है कि ये पदार्थ की वो सबसे छोटी इकाई है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। लंबे समय तक यही माना जाता था, पर जैसा कि हम देखेंगे, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आने वाला था। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए इसके मेन कैरेक्टर्स से मिल लेते हैं। हमारे पास हैं पॉजिटिव सोच वाले प्रोटॉन, हमेशा न्यूट्रल रहने वाले न्यूट्रॉन और नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। इन्हीं तीनों ने मिलकर एटम का पूरा खेल रचा है। और यहीं से शुरू होती है असली जासूसी। वो पल जब साइंटिस्ट्स को पहली बार एहसास हुआ कि अरे, जिस चीज को हम इनडिविजिबल मानकर बैठे थे, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, उसके अंदर तो एक पूरा यूनिवर्स छिपा है। और इस कहानी के पहले हीरो थे जे थॉमसन। उनका एक एक्सपेरिमेंट, बस एक एक्सपेरिमेंट, और एटम के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखने में ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल था। बस एक खास तरह की ग्लास ट्यूब थी। थॉमसन ने नोटिस किया कि उसमें एक एंड से दूसरे एंड तक कुछ इनविजिबल किरणें जा रही हैं। उन्होंने इन मिस्टीरियस रेज को नाम दिया कैथोड रेज। पर सवाल ये था कि ये थी क्या भला? और जो नतीजा निकला वो रेवोल्यूशनरी था। थॉमसन ने साबित कर दिया कि ये किरणें असल में नेगेटिव चार्ज वाले बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से बनी थीं, और उन्होंने इन्हें नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ये वो यूरीका मोमेंट था। पहली बार ये प्रूव हुआ था कि एटम को तोड़ा जा सकता है, उसके भी हिस्से हैं। ओके, तो एक नेगेटिव पार्टिकल तो मिल गया, पर एक मिनट, एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है ना, मतलब उस पर कोई नेट चार्ज नहीं होता। तो अगर नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज भी तो होना चाहिए, राइट? तो अगला बड़ा सवाल था, ये पॉजिटिव चार्ज आखिर छिपा कहाँ है? और इस सवाल का जवाब मिला गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट से। उन्होंने भी कैथोड रेस की तरह ही कैनाल रेस की खोज की, जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल से बनी थी। और बूम, कहानी के दूसरे हीरो यानी प्रोटॉन की एंट्री हो गई। चलो, ये भी ठीक है, अब हमारे पास प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी। पर ये एटम के अंदर अरेंज्ड कैसे थे? क्या ये बस किसी खिचड़ी की तरह एक साथ पड़े हुए थे, या फिर इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर था? ये थी हमारी कहानी की अगली बड़ी मिस्ट्री। और इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए स्टेज पर आए रदरफोर्ड अपने एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट के साथ। सोचिए, उन्होंने सोने की एक इतनी पतली पन्नी ली कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और उस पर तेज रफ्तार वाले पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स की बौछार कर दी। फिर वो बस ये देख रहे थे कि ये पार्टिकल्स पन्नी के पार जाकर कहाँ-कहाँ हिट करते हैं। और जो रिजल्ट्स आए, वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी थे। अगर एटम एक सॉलिड बॉल होता, जैसा सब मान रहे थे, तो सारे पार्टिकल्स को या तो रुक जाना चाहिए था या वापस आ जाना चाहिए था। पर हुआ क्या? ज्यादातर पार्टिकल्स तो सीधे निकल गए, जैसे उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं हो। और यहीं से निकला वो नतीजा जो साइंस की दुनिया में एक धमाके जैसा था। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम कोई सॉलिड चीज है ही नहीं, उसका ज्यादातर हिस्सा खाली है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। ये कहानी का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट था। इस खोज ने सब कुछ बदल दिया। मतलब रदरफोर्ड से पहले सब सोचते थे कि चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, पर उनके बाद हमें पता चला कि नहीं, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा का पूरा वजन सेंटर में एक बहुत ही छोटी मगर बहुत ही पावरफुल जगह पर इकट्ठा है, और इसी जगह को नाम दिया गया न्यूक्लियस। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हुई। सेंटर में एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। पर ये इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहे थे? क्या वो कहीं भी कैसे भी घूम सकते थे? इस पूरे केओस को, इस पूरी अव्यवस्था को एक ऑर्डर देने के लिए आए नील्स बोर। नील्स बोर ने रदरफोर्ड के काम को ही आगे बढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा मॉडल दिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के लिए कुछ पक्के नियम थे, और इन नियमों से ये भी समझ आया कि एटम इतना स्टेबल क्यों होता है। बोर ने कहा
कि इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं घूम सकते। उनके घूमने के लिए फिक्स्ड रास्ते हैं, जिन्हें शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं। बिल्कुल एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह, जहां प्लैनेट्स सूरज के चारों ओर अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं। तो इन सारी खोजों को मिलाकर अब हमारे पास फाइनली एटम का एक क्लियर ब्लूप्रिंट था। चलिए एक नज़र में देखते हैं कि हमने अब तक क्या-क्या समझा है। याद रखने के लिए सिंपल है। थॉमसन ने दिया इलेक्ट्रॉन, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस। इन तीनों की मेहनत ने ही मॉडर्न साइंस की नींव रखी और सब कुछ बदल दिया। तो सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि एटम एक छोटा सा पर परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है। इसके सेंटर में एक भारी पॉजिटिव न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर हल्के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अपने खास एनर्जी शेल्स में चक्कर काट रहे हैं। तो हमने एटम की स्ट्रक्चर की गुत्थी तो सुलझा ली, पर एक सवाल अब भी बाकी है। क्या होगा अगर हम इस छोटे से स्टेबल सिस्टम को, इसके पावरफुल न्यूक्लियस को तोड़ दें? खैर, ये एक बिल्कुल ही अलग और बहुत ही जबरदस्त कहानी की शुरुआत है और इस कहानी पर बात करेंगे फिर कभी।